शहर की चमचमाती जिंदगी, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी रुतबे, पर रुतबे के पीछे छुपे होते हैं कुछ राज जो अगर खुल जाए तो पूरा खानदान राख हो जाता है। आज की कहानी है एक ऐसी ही गलती की जो नितिन ने की थी और सजा उसकी नई नवेली दुल्हन अलका भुगतने वाली थी। पंडित जी की आवाज हवन कुंड की लपटों के साथ गूंज रही थी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा। वरवधू फेरे के लिए खड़े हुए। नितिन और अलका ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन लिए। चारों तरफ तालियां गूंजी। मेरा बेटा आज सबसे खुशकिस्मत इंसान है। इतने बड़े घर की बहू, इतना सुसंस्कारी खानदान। सुहाग रात का कमरा, लाल चुनरी चारों तरफ लहरा रही थी। फूलों से सजा हुआ बिस्तर, दियों की लौ बार बार कांप रही थी जैसे कोई सांस ले रहा हो, और हवा में हल्की हल्की घुंघरू की आवाज जैसे कोई अदृश्य पायल पहने धीरे धीरे करीब आ रहा हो। नितिन इसे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात समझ रहा था, पर सच ये था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी रात थी। अरे वाह, मेरी दुल्हन तो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। सॉरी यार, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, वरना मैं कब का तेरे पास पहुंच गया होता। पर प्रॉमिस, आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो अलका के पास जाता है, घूंघट उठाने को हाथ बढ़ाता है। चलो अब तो घूंघट उठा दो, मुझे देखने तो दो कितनी खूबसूरत दिख रही है मेरी बीवी आज। खूबसूरत? अब तक कितनी लड़कियों को कहा होगा ये झूठ। अरे पागल, तुम पहली हो सच में। अचानक उसकी नजर अलका के कंधे के पीछे जाती है। ये कौन है तुम्हारे पीछे? कौन? कोई भी तो नहीं है। नहीं, अभी था कोई औरत लाल साड़ी में, मुझे साफ दिखा। कितनी ज्यादा पी रखी है तुमने। कोई नहीं है यहाँ, शायद दिए की लौ से परछाई उभरी होगी। अब घबराओ मत। अचानक कमरे की सारी लाइटें फ्लिकर करने लगी। एक ठंडा तेज झोंका आया और उस झोंके के साथ साफ साफ सुनाई दी पायल की खनक। कौन है? कौन है यहाँ? वो जिसे तुम भूल गए, पर मैं तुम्हें नहीं भूली। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर। अरे बहू, तुमने तकलीफ क्यों की? नौकरानी से कह देती, वो ले आती। नहीं माँ जी, आज पहला दिन है ना, पापा जी को मैं खुद सर्व करना चाहती थी। लो पापा जी, पी लीजिए, अभी अभी गर्म किया है। ग्लास देते वक्त उसकी उंगलियां ससुर की उंगलियों से हल्की सी टच होती हैं। बलवंत सिंह थोड़ा असहज होकर ग्लास लेते हुए, हाँ ठीक है, रख दो बेटा, मैं पी लूंगा। गरम है ना दूध? और मैं भी गरम हूं ना पापा जी। बलवंत सिंह चौंकते हैं। अलका तुरंत नॉर्मल होकर सास की तरफ देखती है। अलका, बात करने का तरीका थोड़ा संभाल के। नया घर है, सब देखते हैं। क्या हुआ माँ जी? मैंने तो बस इतना ही कहा, दूध ठंडा ना हो जाए इसलिए। अलका की सास और बलवंत सिंह चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। अलका मुस्कुराकर चली जाती है। नितिन जब घर लौटता है तब अलका की सास नितिन को अलका के व्यवहार के बारे में बताती हैं। ये सब क्या था आज? पापा से ऐसे बात करती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? शर्म तो तुम्हें भी नहीं आई थी ना, जब तुम किसी और के साथ। चुप, बस एकदम चुप। तुम पागल हो गई हो क्या? पागल? हाँ, पागल बना दिया था तुमने मुझे, पर अब मैं तुम्हें पागल बनाऊंगी। अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और फ्यूज उड़ जाता है। सब तरफ अंधेरा फैल जाता है और नितिन की नजर अलका पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर नितिन की माँ और पापा नितिन के कमरे में पहुंचते हैं। तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और जब सब लोग अलका को देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो रात किसी तरह से कट जाती है। अगले दिन सुबह लेकिन परिवार वाले समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अलका की हरकतों को देखकर उन्हें समझ आया था कि अलका के ऊपर कोई काला साया है। दीदी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। अगर मेरी बात मानो तो नींबू फूंक कर अलका के बिस्तर के नीचे रख दो। अगर सुबह सड़ जाए तो समझ लो काला साया है। रात को अलका के तकिए के नीचे एक नींबू रखा जाता है। सुबह जब देखते हैं तो वो नींबू पूरी तरह से सड़ चुका होता है, सूख कर काला पड़ जाता है। लोगों के बीच ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि अगर किसी पर बुरी नजर, काला जादू या ऊपरी बाधा होती है तो नींबू रात भर में उस सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है
इसलिए सुबह तक वो सड़ जाता है। अलका के साथ भी यही हो रहा था। हे भगवान, ये तो सच में। अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात हुई, अलका कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। हवा का झोंका आकर उसकी साड़ी के पल्लू को उड़ा रहा था। लाल रंग की साड़ी उसने इतने अदा से लहजे में लपेटी थी कि पेटीकोट का नाड़ा भी दिख रहा था। आंखों में मोटा सा काजल, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक और बालों को खोलकर एक तरफ झटकते हुए वो मुस्कुरा रही थी। वैसी मुस्कान जो सीधे मर्द के दिल में उतरती है। वो धीरे धीरे कमरे में घूम रही थी, कमर को लचकाकर जैसे कोई कोठे की तवायफ अपने मेहमान को रिझा रही हो। कभी दीवार से पीठ टिकाकर साड़ी का आंचल सरका देती, कभी उंगलियों से अपने गले को सहलाते हुए दीवार की तरफ देखती रहती। नितिन दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने अलका को आवाज दी, अलका, होश में आओ अलका, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? कौन अलका? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? आज भी मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ, पता है कहाँ? कोठे पर। अलका, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तभी अलका बेहोश होकर गिर जाती है। नितिन उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। उसे समझ आ गया था कि अलका के शरीर में अलका नहीं, कोई और थी। वो कौन थी जिसका बदला पूरा खानदान भुगत रहा था? अगले दिन नितिन की माँ ने तांत्रिक बाबा को बुलाया। बोल, तेरा नाम क्या है और क्यों इस बेचारी को तकलीफ दे रही हो? नीचे बैठी हुई अलका अचानक सिर उठाती है और बलवंत सिंह की तरफ देखते हुए कहती है, नाम तुम भूल गए? रेशमा। नितिन सेठ की रेशमा। वापस आ गई हूँ मैं। रेशमा? रेशमा का नाम सुनकर बलवंत सिंह और नितिन की रूह कांप जाती है। करीबन 2 साल पहले की बात है। एक रेड लाइट एरिया में नाच गाना चल रहा था। शराब की बोतलें खुल रही थी। अजीत नितिन से कह रहा था, चल यार, आज तुझे जिंदगी का असली मजा दिखाता हूँ। यार, ये सब ठीक नहीं। अरे डर मत, एक बार ट्राई कर, फिर तू खुद आएगा। रेशमा नितिन के पास आती है। आइए हुजूर, आज आपकी खातिर में हमारी जान हाजिर है। अब नितिन और रेशमा रोज रोज मिलने लगे। नितिन को लगा ये सिर्फ मौज मस्ती है, पर रेशमा के लिए ये प्यार था, सच्चा प्यार। नितिन, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ दूंगी। पागल हो गई हो? मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस हूँ और तुम्हारे साथ भागूंगा, तुम्हारे जैसे कोठे वाली के साथ। ये सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर नितिन की शादी तय हो गई। वो रेशमा से दूर हो गया, पर रेशमा प्रेग्नेंट थी। उसने नितिन के घर जाने का फैसला किया। नितिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है नितिन। तुम हमें नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, साली कोठे वाली। ये सब पैसों के लिए कर रही है ना तू? रुक, ये ले 20 लाख और निकल जा यहाँ से। तभी बलवंत सिंह और अजीत आते हैं। सुन लड़की, ये 50 लाख ले ले और चुप हो जाओ, वरना। पैसे? नितिन, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। रेशमा की हालत रो रो कर इतनी खराब हो गई थी कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। नितिन, बलवंत सिंह और अजीत ने मिलकर उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाकर वहां से चले गए। उसी अस्पताल में रेशमा ने एक बेहद खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही ये बात नितिन को पता चली, उसने अस्पताल में जाकर रेशमा का गला घोट दिया और उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। रेशमा मर गई, पर उसकी आत्मा मरने से पहले कसम खा चुकी थी। अगर मैं नहीं जी सकी तो मैं भी तुम में से किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। तूने कहा था रानी बनाऊंगा, बनाया रखेल। अब मैं तेरी बीवी को बताऊंगी रखेल क्या होती है। वो हंसती है, हंसी कमरे में गूंजती है। ये बहुत शक्तिशाली है, इसे वश में करना आसान नहीं। पर एक बात बताओ, उसका बच्चा कहाँ है? कहीं तुमने उसे भी तो नहीं मार डाला? तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर
सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या रेशमा के साथ साथ उस बच्चे को, उस नन्हे से जान को भी नितिन ने मार दिया था? अलका के शरीर पर रेशमा का कब्जा था। उसकी आंखों में वो आग थी जो पूरे खानदान को राख करने के लिए काफी थी। तांत्रिक बाबा उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेशमा का गुस्सा किसी तूफान से कम नहीं था। रेशमा, रुक जा। तू एक मासूम शरीर को कष्ट दे रही है। तुझे मुक्ति चाहिए या नहीं? मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं, इंसाफ चाहिए बाबा। इन लोगों ने मेरे प्यार का गला घोटा, मेरे बच्चे को मारा, और अब ये चैन से जी रहे हैं। नहीं, आज सबका हिसाब होगा। नहीं रेशमा, किसी ने तेरे बच्चे को नहीं मारा। तेरा बच्चा जिंदा है। माँ, तुम पागल हो गई हो। उस नाजायज औलाद को जिंदा रखा तुमने? एक शब्द और नहीं। अगर मेरे अंश के बारे में तूने कुछ कहा तो तेरी आवाज हमेशा के लिए छीन लूंगी मैं, हमेशा के लिए। मैं सच कह रही हूँ रेशमा, तेरा बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल ठीक ठाक, सही सलामत। जैसे ही मुझे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है और अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है, मैं खुद दौड़ी गई। डॉक्टर नर्स से झगड़ा किया और अपने पोते को गोद में उठाकर सीधा रमेश के घर गई। मुझे पता था नितिन और मेरे पति इस बच्चे को अपनाने नहीं देंगे, इसीलिए उसे मैंने रमेश को सौंप दिया। अगला आधा घंटा उस घर के लिए किसी सदी से कम नहीं था। रेशमा अलका के शरीर में बेचैन थी। नितिन और बलवंत सिंह कोने में दुबके हुए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। मालकिन, ये रहा बच्चा। जैसे ही रेशमा ने उस बच्चे को देखा, अलका के चेहरे पर का वो शैतानी भाव अचानक पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक आत्मा थी, लेकिन एक माँ भी थी। मेरा अंश, मेरा बच्चा। रेशमा धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ रही थी। तभी तांत्रिक बाबा ने रेशमा को चेतावनी दी। रुक जा रेशमा, उसे छूना मत। तेरी नकारात्मक ऊर्जा उस फूल जैसे बच्चे को जला देगी। दूर रह। मैं उसे छू भी नहीं सकती। मैंने उसे जन्म दिया है और मैं उसे सीने से भी नहीं लगा सकती। माँ जी, इसे संभाल लेना। ये नितिन का पाप नहीं है, मेरा प्यार है। इसे वो सब देना जो मुझे और इसे कभी नहीं मिला। मैं कसम खाती हूँ बेटी, अंश अब से इस घर का वारिस है। मैं इसे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रेशमा का गुस्सा शांत हो रहा था। नितिन ने देखा कि रेशमा का ध्यान पूरी तरह बच्चे पर है और वो भावुक हो गई है। उसके अंदर का शैतान फिर जाग उठा। उसे लगा यही मौका है इस मुसीबत को खत्म करने का। नितिन ने देखा पूजा की थाली पास ही जमीन पर रखी है, जिसमें वो अभिमंत्रित भस्म राख रखी थी, जिससे वो रेशमा के आत्मा को भस्म करना चाहते थे। ये बाबा तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये भस्म, बाबा कह रहे थे कि इससे आत्मा जल जाएगी। आज मैं खुद इसका काम तमाम कर दूंगा। नितिन ने पूरी ताकत से वो भस्म अलका की तरफ फेंकी, मगर इससे पहले कि वो पवित्र राख रेशमा को छू पाती, एक तेज हवा का झोंका आया और सारी राख हवा में ही बिखर गई। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती नितिन। तूने सोचा मैं ममता में पिघल गई तो तू मुझे मार देगा। मैंने कहा था ना, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। मौत तेरे लिए बहुत आसान सजा है। तुझे तो मैं वो जिंदगी दूंगी जिसके लिए तू हर पल मौत की भीख मांगेगा। रेशमा ने नितिन को जमीन पर पटक दिया। नितिन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो अब सिर्फ जमीन पर पड़ा एक जिंदा लाश था। उसे लकवा मार गया था। ये नजारा देखकर कोने में खड़े बलवंत सिंह का दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वही दम तोड़ दिया। मेरे पैर, माँ बचाओ। हिसाब बराबर, एक मर गया और दूसरा लाश बनकर जिएगा। रेशमा, तेरा बदला पूरा हुआ। पापियों को सजा मिल गई। अब इस लड़की को छोड़ दे। देख, तेरा बेटा भी डर रहा है। उसकी खातिर अब जा यहाँ से। हाँ बाबा, अब मुझे सुकून है। अलका, मुझे माफ करना। अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना।
अलका के शरीर से काला धुआं निकलता है और खिड़की से बाहर चला जाता है। अलका बेहोश होकर गिर पड़ती है। 1 महीने बाद, उस भयानक रात को गुजरे 1 महीना हो चुका था। रेशमा चली गई थी, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई थी। घर के आंगन में धूप खिली थी। नितिन व्हीलचेयर पर बैठा था। उसका शरीर हिल नहीं सकता था, वो बोल नहीं सकता था। बस उसकी आंखों में हमेशा एक खौफ रहता था और उसके सामने अलका बैठी थी, जिसकी गोद में रेशमा का बेटा अंश खेल रहा था। मेरा प्यारा बच्चा, देखो पापा को हेलो बोलो। डर क्यों रहे हो नितिन? देखो अंश की आंखें बिल्कुल रेशमा जैसी है ना? अलका वही लोरी गा रही थी जो रेशमा अक्सर गाया करती थी। क्या रेशमा सच में चली गई थी, या अलका के अंदर उसका एक अंश अब भी बाकी था? ये राज ही रह गया। पाप का अंत हुआ, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए रह गई।